नमस्ते दोस्तों। इसके पहले हमने ADIS के 23108 और 23109 यानी कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट और क्वालिटी कंट्रोल सब्जेक्ट के बारे में बात की थी। आज हम बात करने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन सेफ्टी 23110। अगर आपने इसके पहले के अगर सिलेबस कंपेयर किए तो कंस्ट्रक्शन सेफ्टी पहले इलेक्टिव था और 2017-18 एकेडमिक ईयर से ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। कंपलसरी सब्जेक्ट का इसका मीनिंग है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और MSBT तीनों को जो भी हिस्टोरिकल या स्टैटिस्टिकल डेटा मिला होगा उसके बेसिस पे कंस्ट्रक्शन फील्ड में जो सेफ्टी पार्ट है वो थोड़ा वीक था और ये सेफ्टी पार्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए कंस्ट्रक्शन सेफ्टी कंपलसरी सब्जेक्ट किया गया। जैसे कि आप जानते हैं कि आपकी कंपनी भले मैकेनिकल इंजीनियरिंग ओरिएंटेड रहे, केमिकल इंजीनियरिंग ओरिएंटेड रहे या फिर और कोई फील्ड की रहे, लेकिन सेक्टर जो भी हो उसमें कंस्ट्रक्शन पार्ट आता है। या फिर अगर आपका सेटअप ऑलरेडी है और आप एरिया एक्सपांड करना चाहते हैं तो उस टाइम भी कंस्ट्रक्शन का पार्ट आता है। तो इसीलिए ये कंस्ट्रक्शन सेफ्टी सब्जेक्ट यहाँ पे कंपलसरी ऐड किया। तो इसमें अगर आपने देखा तो टीचिंग एग्जामिनेशन स्कीम पहले ही जैसे हमने बात किया था, 3 घंटे का पेपर रहेगा फाइनल, 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, उसमें 50% पासिंग की क्राइटेरिया रहेगी और थ्योरी के लिए 2 घंटे दिए गए वीकली और 1 घंटा ट्यूटोरियल के लिए। 25 मार्क के 2 क्लास टेस्ट होंगे इसमें हर सेमेस्टर में और 2 सेमेस्टर के जो क्लास टेस्ट के मार्क्स है वो कन्वर्ट किए जाएंगे सेशनल मार्क्स में। इसका मेन जो रैशनल है ये सब्जेक्ट का, तो ये इंडस्ट्रीज में जो भी कंस्ट्रक्शन है उसमें जो अलग अलग कंस्ट्रक्शन के टाइप्स है और अलग अलग सेक्शंस है उसमें से आपको जो भी रेफरेंसेस है जिसको हम नेशनल बिल्डिंग कोड कहते हैं या फिर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर रूल्स कहते हैं या एक्ट कहते हैं या फिर जो मेन रेफरेंस है कंस्ट्रक्शन ओरिएंटेड, उसके बेसिस पे आपको अलग अलग टूल्स, अलग अलग प्रोसीजर्स कंस्ट्रक्शन ओरिएंटेड फॉलो करना है। सो इसमें मेन ऑब्जेक्टिव जो है कंस्ट्रक्शन सेफ्टी का, तो उसमें स्टूडेंट्स को स्किल्स और टेक्निक्स के बारे में मालूम होना चाहिए। तो कौन कौन से टेक्निक्स है, स्किल है, तो आइडेंटिफाइंग हजार्ड्स इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। तो जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी रहेगी, कंस्ट्रक्शन साइट रहेगी, वहां पे आपको हजार्ड्स आइडेंटिफाई करते आना चाहिए और इसीलिए आपको पहले हजार्ड्स मालूम चाहिए, उसमें भी कंस्ट्रक्शन हजार्ड्स मालूम चाहिए। उसके बाद है डेवलपिंग सेफ्टी मेजर्स टू कंट्रोल हजार्ड्स इन ईच एक्टिविटी। तो सेफ्टी मेजर्स आपको कंट्रोल करना है, तो इसके पहले आपको हजार्ड्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, फिर कंस्ट्रक्शन हजार्ड की इंफॉर्मेशन चाहिए, फिर उसके बाद में आपको कंस्ट्रक्शन हजार्ड आइडेंटिफाई करने की स्किल चाहिए और फिर उसके बाद आप सेफ्टी मेजर ले सकते हैं। तो सेफ्टी मेजर जो डिमोलिशन वर्क है वो डिमोलिशन वर्क करते टाइम भी सेफ्टी मेजर्स के बारे में आपको सोचना है और उसके लिए भी आपको डिमोलिशन वर्क क्लियर मालूम चाहिए और उसके हजार्ड्स भी मालूम चाहिए। उसके अलावा जो एक्सप्लोजिव हैंडल करना रहता है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में, बहुत जगह आपको एक्सप्लोजन करना पड़ता है, तो ये जो कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन रहता है, तो ये कंट्रोल एक्सप्लोजन करने के लिए जो एक्सप्लोसिव केमिकल्स आप यूज करते हैं उसके लिए भी जो हैंडलिंग प्रोसीजर है, जो स्टोरेज प्रोसीजर है, जैसे कि यहाँ पे अभी एक्सप्लोसिव रूल भी आएगा, एक्सप्लोसिव एक्ट भी आएगा और जो कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव रहता है उनके गाइडलाइंस भी आएंगे, उस हिसाब से भी आपको सेफ्टी मेजर्स लेना है। तो आपको 100% कंस्ट्रक्शन को ही नहीं देखना है, तो कंस्ट्रक्शन के अलावा आपको अलग अलग एक्टिविटीज भी देखनी है और एक्सप्लोसिव मटेरियल या हजार्डस मटेरियल भी आपको देखना है। तो इसमें आपको कैसे सीखना है, तो यहाँ पे लर्निंग स्ट्रक्चर दिया है। जैसे कि अभी सबसे पहले आपको फैक्ट्स पढ़ना है, तो जैसे ये एग्जांपल है यूज ऑफ कंस्ट्रक्शन मशीन्स। तो कंस्ट्रक्शन साइट है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है, तो उसके लिए आज के डेट में हम मशीनरीज यूज करते हैं। तो ये मशीनरीज आपको पहले स्टडी करना पड़ेंगे, उसका कैसे यूज करना पड़ता है, उसको सेफ्टी प्रोसीजर क्या है यूज करने के लिए। उसके बाद में
ये जो मशीनरीज रहेगी या फिर जो भी टूल्स रहेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे, इक्विपमेंट्स रहेंगे, उसका मेंटेनेंस करना पड़ेगा आपको। तो ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंडर आएगा। अगर ये मेंटेनेंस ठीक तरीके से और टाइम पे अगर नहीं किया गया तो यहाँ पे मेजर एक्सीडेंट होने की चांसेस रहते हैं। उसके बाद में आपको इनबिल्ट सेफ्टी ऑपरेशन भी देखना है प्रिंसिपल्स में, और उसके बाद में प्रोसीजर्स में आपको एसओपी देखना है। जैसे अब मैंने अभी बताया कि आपको मशीन हैंडल करना है, मशीन ऑपरेट करना है, तो उसका सेफ्टी ऑपरेटिंग प्रोसीजर या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो जनरली मैन्युफैक्चरर देता है, या फिर डिजाइन जो मशीनरीज डिजाइन करने वाला रहेगा वो डिजाइन मेकर्स देता है। अगर वो नहीं रहा तो आपको खुद को डिजाइन करना है और वो एसओपीज फॉलो करने के लिए ट्रेनिंग देना है। और उसके बाद में फिर आप ये जो एप्लीकेशन है यानी कि सेफ्टी एस्पेक्ट्स और जो टेक्निक्स है वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में आपको अप्लाई करना है। तो ये सिंपल जो प्रोसेस है लर्निंग स्ट्रक्चर में, फैक्ट्स आपको पढ़ना है, कंसेप्ट्स पढ़ना है, प्रिंसिपल्स पढ़ना है, फिर प्रोसीजर्स पढ़ना है और फिर एप्लीकेशन। वैसे ही आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपको वर्किंग एट वेरियस लेवल्स पे आपको पहले स्टडी करना है, फिर उसके सेफ्टी एस्पेक्ट्स, फिर उसके सेफ्टी एक्टिविटीज, फिर वर्क परमिट क्या रहता है, ये सब जानकारी जो है ये वर्किंग एट हाइट के लिए है। तो वर्किंग एट हाइट अलग अलग लेवल पे या फिर अंडरग्राउंड भी जो रहता है उसके लिए भी अलग अलग प्रोसीजर्स है, उसके लिए अलग अलग वर्क परमिट सिस्टम्स है, चेकलिस्ट है, ये सब आपको पढ़ना है, उसके बाद में अप्लाई करना है। इसके अलावा हजार्ड्स इन कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में हजार्ड्स क्या है उसका आइडेंटिफिकेशन करना है, उसको कंट्रोल करना है, सेफ्टी सिस्टम्स वहां पे आपको सेट करना है, फिर एसओपीज आपको फॉलो करना है ये हजार्ड आइडेंटिफिकेशन करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए, और फिर आप सेफ्टी एस्पेक्ट्स और टेक्निक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आपको हैंडलिंग ऑफ मटेरियल्स इन कंस्ट्रक्शन, फिर ऑपरेशंस, सेफ हैंडलिंग ऑफ मटेरियल, उसके बाद में सेफ यूज ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स, और फिर एप्लीकेशंस। तो ये अलग अलग फैक्ट्स, कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल, प्रोसीजर और एप्लीकेशन थ्रू आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है। तो इसमें चैप्टर 1 में अगर आप देखेंगे तो जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया था कि हर एक चैप्टर 1 जो रहेगा हर सब्जेक्ट का उसको 20 मार्क्स वेटेज रहेगी और बाकी 5 चैप्टर को 16 मार्क्स वेटेज रहेगी। तो चैप्टर 1 में आपको देखना है सेफ्टी इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो हजार्ड्स इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर एंड देयर प्रिवेंटिव मेजर्स। तो यहाँ पे आपको अलग अलग बेसिक्स, फिलोसॉफीज, उसके कुछ पैरामीटर्स जो सेफ्टी ओरिएंटेड है, लेकिन ये सेफ्टी प्योरली कंस्ट्रक्शन फोकस करके है। तो कंस्ट्रक्शन साइट, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज उसके हिसाब से आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, उसका लेआउट बनाना पड़ेगा, उसका जो मेन सेफ एक्सेस यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रक्स या फिर जो हेवी मशीनरीज या फिर हेवी ट्रक्स जो रहेंगे वो यहाँ पे कंटिन्यू आते रहते हैं और जाते रहते हैं, क्योंकि जो मटेरियल आपको लेके आना पड़ता है या मटेरियल लेके जाना पड़ता है, तो इसके लिए सेफ एक्सेस भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे हेवी मशीनरीज है, हेवी ट्रक्स है, हेवी लोडिंग है, हेवी अनलोडिंग है, या फिर क्रेन्स वगैरह आप यूज करेंगे, यहाँ पे बुलडोजर यूज करेंगे, जो भी मशीनरीज आप यूज करेंगे उसका वहां पे साउंड यानी कि जो आवाज है उसका वो ज्यादा रहेगा नॉर्मल से, और इसीलिए वहां पे एक्सीडेंट होने की चांसेस है। अगर आपको कोई बोलता भी है, कोई कुछ इंडिकेशन भी देता है, तो शायद आपको ये जो हेवी मशीनरीज या उसका वाइब्रेशन या साउंड की वजह से आपको शायद वहां पे सुनाई नहीं देगा, इसीलिए एक्सीडेंट के चांसेस रहते हैं। इसीलिए आपको सेफ एक्सेस एक इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा गुड हाउसकीपिंग, जैसे कि आप कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाएंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि कोई भी मटेरियल कहीं भी पड़ा रहता है जनरली। कुछ कंपनीज के अच्छे जो साइट्स है उसमें हाउसकीपिंग का एक सिस्टम ही रहता है। अगर ये सिस्टम ऑलरेडी है तो वहां पे गुड हाउसकीपिंग ऑलरेडी सिस्टम या फॉलो की जाती है, लेकिन अगर नहीं है तो आपको ये सेट करना है। उसके अलावा जो मशीनरीज है, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स है, और साइंस इंडिकेशन जो है, जैसे वहां पे अगर आपको एक्सेस प्रोहिबिशन है तो वहां पे वो साइन बोर्ड रहेगा, या फिर वहां पे अगर आपको कोई साउंड नहीं चाहिए या फिर आपका जो ट्रक्स वगैरह है या फिर ट्रांसपोर्ट के जो इक्विपमेंट्स है उसका अगर साउंड नहीं चाहिए तो वहां पे एक स्पेसिफिक सिंबल रहेगा। अगर वहां पे इलेक्ट्रिक लाइन रहेगी और इलेक्ट्रिक हजार्ड रहेगा तो वहां पे शॉक लगने के चांसेस है, तो उस हिसाब से वहां पे साइन बोर्ड रहेगा। अगर वहां पे कुछ एक्सप्लोजन एक्टिविटीज चालू है तो वहां पे आपको
स्पेसिफिक वो साइन लगाना पड़ेगा। तो ये अलग अलग आपको पॉइंट्स हजार्ड्स के अंडर कंस्ट्रक्शन सेक्टर और प्रिवेंटिव मेजर्स में सीखा है। उसके अलावा ये स्पेसिफिक पॉइंट है कंस्ट्रक्शन मशीनरी ओरिएंटेड, जैसे कि मैंने अभी बताया यहाँ पे हेवी आइटम्स, लॉन्ग आइटम्स, जैसे यहाँ पे एक्चुअली आप कंस्ट्रक्शन स्टील यूज करते हैं, तो कंस्ट्रक्शन स्टील का जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा रहता है और इसकी वजह से ऑलरेडी एक्सीडेंट हो चुके हैं और ये एक्सीडेंट हमको अवॉइड करना है, उस हिसाब से भी आपको यहाँ पे सेफ्टी चेकलिस्ट देखना है। मूविंग इक्विपमेंट से, रेलवे वैगन से, मोटर ट्रक से, मटेरियल व्हीकल से और अलग अलग हजार्डस मटेरियल जो हम यूज करते हैं इसमें, तो ये सब मेटल रहो, एक्सप्लोजिव मटेरियल रहो, कुछ केमिकल्स रहो, या फिर जो सैंड रहती है, मड रहता है या फिर स्टोन्स रहते हैं, ये सब जो मटेरियल हम नॉर्मल यूज करते हैं, जैसे सीमेंट भी इसमें रहेगा, तो ये सब बातें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। उसके अलावा गुड सेफ्टी प्रैक्टिस है जो जनरलाइज रहेगा और जो इनिशिएटिव्स रहेंगे कंस्ट्रक्शन सेफ्टी ओरिएंटेड, वो आपको खुद को तैयार करने हैं। भले आपकी कंपनी में कुछ अच्छे पॉइंट्स रहेंगे, तो आपको सबको मिला के अगर ये आपने डिस्कस करके देखा, तो गुड सेफ्टी प्रैक्टिसेस भी आप यहाँ पे तैयार कर सकते हैं और वो कॉमन एक्टिविटी हो सकती है सभी कंपनीज के लिए। चैप्टर 2 में देखने वाले स्पेसिफिक एक्टिविटीज, तो यहाँ पे ये एक्टिविटीज जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड की गई, जैसे यहाँ पे वर्किंग बिलो ग्राउंड लेवल है और वर्किंग एट हाइट है। तो जो एक्टिविटीज ग्राउंड लेवल के नीचे होगी, जैसे कि यहाँ पे कुछ ड्रिलिंग एक्टिविटी हो सकती है, माइनिंग एक्टिविटी हो सकती है, एक्सकैवेशन हो सकता है, या कुछ ब्लास्टिंग एक्टिविटी हो सकती है, या फिर कुछ शोरिंग, स्ट्रटिंग, टनलिंग, पाइलिंग, जो अलग अलग ऑपरेशन है ये रिक्वायर्ड है कंस्ट्रक्शन साइट पे, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर ये एक्टिविटीज रहेगी तो उस हिसाब से आपको सेफ्टी एस्पेक्ट्स क्या है, यहाँ पे हजार्ड्स वहां पे क्या है, रिस्क कितना है और इसको कम से कम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पे देखना है। वर्क बिलो ग्राउंड लेवल और जो वर्किंग एट हाइट है, इस पे आपको एक स्पेसिफिक हाइट पे अगर आप जाएंगे या फिर रूफ पे आप काम कर रहे हैं, रूफ टॉप पे आप काम कर रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ सेफ्टी मेजर्स लेना है। जैसे यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट्स बताए गए, स्कैफोल्डिंग आपको यूज करना है, शटरिंग वर्क यहाँ पे रहेगा, तो लैडर्स भी आपको यूज करना है। आप शायद वहां पे कंक्रीट यूज करने वाले होंगे या फिर कॉफर डैम्स प्रोविजन होगी, स्पेशल ऑपरेशंस रहेंगे, इरिगेशन वर्क रहेगा। तो ये जो भी एक्टिविटीज रहेगी, ये एक्टिविटीज हैंडल करते लाइन जो भी इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स आपको रिक्वायरमेंट है, वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये सब एप्रोप्रिएट इक्विपमेंट वो पर्टिकुलर आपको यूज करना है जब आप हाइट पे काम कर रहे हैं। तो स्पेशली कुछ इंडस्ट्रीज में जैसे फ्रैगाइल रूफ की जो वर्किंग रहती है, जैसे नॉर्मली जो पहले एस्बेस्टॉस के शीट्स थे, अभी आज के डेट में हम मेटल शीट्स यूज कर रहे हैं। अगर आपको इसका रिप्लेसमेंट करना है या फिर आपके रूफ कुछ खराब हो गए, तो वहां पे अगर कुछ रिपेयरिंग वर्क है, तो ऐसे टाइम आपको सेफ्टी का जो वर्क परमिट सिस्टम है उसको फॉलो करना पड़ेगा। इसके लिए अगर आप टावर क्रेन्स यूज करेंगे या फिर टेम्पररी कुछ इंस्टॉलेशन से, स्ट्रक्चर से, जैसे नॉर्मली हम देखेंगे तो बिल्डिंग साइट्स पे टेम्पररी स्ट्रक्चर्स रहते हैं जो स्पेशली वर्कर्स के लिए, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रहते हैं उनके लिए। जैसे अभी 6 महीने का प्रोजेक्ट रहेगा तो 6 महीने या 1 साल का प्रोजेक्ट के हिसाब से वहां पे टेम्पररी इंस्टॉलेशन या स्ट्रक्चर्स भी अवेलेबल रहते हैं और उस हिसाब से फैसिलिटीज भी देते हैं। उसके अलावा चैप्टर 3 में जनरल सेफ्टी मेजर्स है, तो यहाँ पे जनरल सेफ्टी मेजर्स में भी एट ग्राउंड लेवल सेपरेट है और अंडर वाटर पोर्शन सेपरेट है। तो जो एक्टिविटी अंडर वाटर रहेंगी उसके लिए सेफ्टी प्रोविजन सेपरेट रहेगी और जो ग्राउंड लेवल पे है उसके लिए सेफ्टी प्रोविजन अलग रहेंगे। जैसे यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे हाउसकीपिंग इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स है, हैंडलिंग और स्टोरेज है, जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं वहां पे, जैसे कि मैंने बताया कि वहां पे शायद हम स्टील स्ट्रक्चर यूज करने वाले हैं, मेटल्स यूज करने वाले हैं, या फिर सीमेंट यूज करने वाले हैं, या कंक्रीट यूज करने वाले हैं, जो भी यूज करने वाले हैं वो सभी मटेरियल का आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा यहाँ पे जो स्टोरेज है, जैसे कि अभी अगर हमने एट ए टाइम ही बहुत सारी परचेस किया है तो वो एक्सप्लोजिव मटेरियल का स्टोरेज इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्शन स्टील का स्टोरेज इंपॉर्टेंट है, या फिर अगर आप सीमेंट के बारे में जानते होंगे तो सीमेंट अगर वाटर के साथ रिएक्ट होता है
तो सीमेंट प्लस वाटर वो डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और वो सीमेंट आपके कुछ काम में नहीं आएगा। तो ऐसे जो भी प्रॉपर्टीज है मटेरियल की उस हिसाब से भी उसका स्टोरेज करना पड़ेगा। जैसे अभी अगर मैंने ये सीमेंट के बारे में बात किया तो सीमेंट आपको वाटर प्रूफ स्टोरेज में आपको रखना पड़ेगा, या फिर ऐसा वहां पे स्टोरेज गोडाउन रहना चाहिए वहां पे रेनी सीजन में भी पानी नहीं आएगा। तो ये अलग अलग आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना है जब आप ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। और अंडर वाटर पोर्शंस के लिए जैसे वेल सिंकिंग, काइजन्स, अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग, कॉफर डैम्स, ये अलग अलग ऑपरेशन है इरिगेशन ओरिएंटेड, और वहां पर भी आपको अलग अलग मशीनरीज और इक्विपमेंट्स यूज करना पड़ती है जो स्पेशली अंडर वाटर के लिए डिजाइन की गई है, या फिर हम उसको मॉडिफाई करके उसको अंडर वाटर में यूज करते हैं। लेकिन अंडर वाटर के लिए भी आपको स्पेशल प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना पड़ेगा जो नॉर्मली ग्राउंड लेवल के जो सेफ्टी मेजर्स रहते हैं उससे अलग रहेंगे। उसके अलावा चैप्टर 4 में हम देखेंगे स्पेशल वर्क। स्पेशल वर्क यानी कि क्या, जो जनरल कंस्ट्रक्शन है आपका, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है उसके अलावा अगर कुछ एक्टिविटीज रहेंगी तो वहां पे सेफ्टी मेजर्स या सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए, तो ये इसके लिए चैप्टर है। जैसे यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग HRB, तो अगर आपको हाई राइज बिल्डिंग बनानी है तो ये स्पेशल वर्क रहेगा। उस हिसाब से आपको प्रिवेंशंस, प्रोटेक्शंस के अलग अलग टेक्निक फॉलो करना पड़ेगी, वर्क परमिट सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, उसके सेफ्टी प्रोसीजर्स फॉलो करना पड़ेगी, या फिर SOPs, ये स्पेशली HRB के लिए। उसके अलावा अगर यहाँ पे ब्रिजेस आप कंस्ट्रक्शन चालू है या फिर टनल कंस्ट्रक्शन चालू है तो उसके लिए भी ये सब अलग अलग SOPs रहेगी, अलग अलग मशीनरीज और उसके अलग अलग प्रिवेंशन प्रोटेक्शन टेक्निक्स। उसके अलावा यहाँ पे स्पेशल वर्क में रोड्स है, रोड कंस्ट्रक्शन, रेलवेज का स्पेशल रिपेयरिंग या पर्टिकुलर वर्किंग है, या फिर एस्फाल्टिंग है, या फिर न्यूमेटिक काइजन्स है, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन है, या लिफ्ट्स है। ये सब के बारे में ये सब स्पेशल वर्क्स में आते हैं। तो हर एक वर्क का अलग अलग प्रिकॉशनरी मेजर्स हो सकता है। कुछ बातें शायद यहाँ पे कुछ कॉमन रहेगी, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक चेकलिस्ट स्पेसिफिक वर्क के लिए आएंगे। उसके अलावा यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंस्ट्रक्शन सेफ्टी में, जहाँ पे हम मैन पावर और मटेरियल यूटिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, और ये ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है जो कुछ ड्यूरेशन का पर्टिकुलर रहता है, तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करते टाइम हम मैन पावर कैसे हैंडल करेंगे, मटेरियल कैसे हैंडल करेंगे, जो भी इक्विपमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल है, या फिर मशीनरीज अवेलेबल है, या फिर ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स अवेलेबल है, ये कैसे हैंडल करना है, इसका मैनेजमेंट कैसे करना है, तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आप सीखने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो स्पेसिफिक दिया है, अभी जैसे हमने बात किया था एक्सप्लोजिव की, तो यहाँ पे ये एक्सप्लोजिव हैंडल करने के लिए या यूज करने के लिए स्पेसिफिक गाइडलाइंस यहाँ पे रहेंगी, प्रिवेंशन टेक्निक्स रहेंगे और सेफ्टी मेजर्स। चैप्टर 5 में हम देखने वाले हैं स्पेशल प्रिकॉशंस फॉर वर्क्स ऑफ इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे अभी स्पेसिफिक है, ये भी स्पेशल वर्क है, लेकिन ये इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे इसके पहले हमने चैप्टर 4 में देखा था वो 100% कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू था, ये अभी इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन है। जैसे यहाँ पे डिस्टिलेशन कॉलम है जो नॉर्मली केमिकल इंडस्ट्रीज में रहता है, या फिर उसको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम रहता है। जैसे अगर आप रिफाइनरीज के ऑपरेशन देखेंगे, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज देखेंगे, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज देखेंगे, तो यहाँ पे ये डिस्टिलेशन कॉलम रहता है। जनरली अगर आप ये डिस्टिलेशन कॉलम देखेंगे तो 4 फ्लोर बिल्डिंग जो रहती है उस हिसाब से कम उसका हाइट रहता है, उससे ज्यादा भी रहता है, कम भी रहता है, लेकिन मैंने एक जनरल बात किया है। तो उस हिसाब से अगर इसका कंस्ट्रक्शन करना है आपको, इसका जो इंस्टॉलेशन करना है, इसको एक सपोर्ट्स देना है, तो उसके लिए सेफ्टी मेजर्स अलग रहेंगे। उसके अलावा जो चिमनीज रहती है, नॉर्मली हर एक इंडस्ट्रीज में जो भी प्रोसेस रहेगी, हीटिंग प्रोसेस, कंबशन प्रोसेस, फर्नेस या बॉयलर प्रोसेस, तो उस हिसाब से वहां पे चिमनी कंपलसरी है। और ये चिमनी में जो भी फ्लू गैसेस रहते हैं, यानी कि कंबशन होने के बाद जो वेस्ट गैसेस रहते हैं, उसको एटमॉस्फेयर में सेंड करना है विथ अ पर्टिकुलर लिमिट्स। तो जो भी आपके गैसेस का मिक्सचर रहेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉक्स, नॉक्स एटसेट्रा, तो वो भी जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो गाइडलाइंस है उस हिसाब से वहां पे आपको कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ेगी, कुछ फिल्टर यूज करना पड़ेगा,
कुछ प्रोसेस करना पड़ेगी, उसके बाद में आप उसको एटमॉस्फेयर में सेंड कर सकते हैं चिमनी थ्रू। तो ये चिमनी का कंस्ट्रक्शन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका हाइट भी ज्यादा रहता है और ये हेवी वर्क रहता है। अगर ये फॉल हो गया तो उसका जो एक्सीडेंट रहेगा, उसके जो इम्पैक्ट रहेगा वो बहुत ज्यादा रहेगा, इसलिए आपका चिमनी कंस्ट्रक्शन भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो सिलोज रहते हैं, यहाँ पे स्पेसिफिक ऑयल के लिए भी दिया है, कुछ गैस इंस्टॉलेशन के लिए दिया है और कुछ अलग मटेरियल्स के लिए भी हम सिलोज यूज करते हैं। तो ये सिलोज का भी कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लिकेटेड है। उसके अलावा ट्रांसमिशन या कम्युनिकेशन जो लाइंस रहती है, ये लाइंस का भी स्पेसिफिक वर्क है। कूलिंग टावर्स का कंस्ट्रक्शन एक स्पेसिफिक वर्क है। केबल कार का इंस्टॉलेशन एक स्पेसिफिक वर्क है। और एयरफील्ड्स या एयरपोर्ट, एरोड्राम्स जो हम बोलते हैं, तो ये छोटा पार्ट रह गया एयरपोर्ट का, इसलिए वहां पर इसको एयरफील्ड बोलते हैं। तो ये जो छोटे एयरपोर्ट्स रहते हैं उसके बारे में भी जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है, ये हर एक स्पेशल एक्टिविटी जो इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन के अंडर आती है, वहां पे भी आपको स्पेशल प्रिकॉशनरी मेजर्स, प्रोटेक्टिव मेजर्स, उसके एसओपीज और उसके वर्क परमिट सिस्टम्स आपको स्टडी करना है। इसके अलावा 6 चैप्टर में हम डिमोलिशन एक्टिविटीज पे फोकस करने वाले हैं। तो ये डिमोलिशन जब करते हैं, जैसे अभी बिल्डिंग बहुत पुरानी हो गई, 20-30 साल का हो गया और हमने बता दिया, या फिर वो कंस्ट्रक्शन इंजीनियर ने बता दिया है कि इसका लाइफ खत्म हुआ है, ये कभी भी गिर सकती है, या फिर यहाँ पे अगर कुछ वाटर सोर्स रहेगा तो उसका लाइफ और भी कम हो सकता है और ये इजीली वहां पे कोलैप्स हो सकती है। तो अगर ऐसे चांसेस है तो वहां पे वो कोलैप्स होने के पहले ही डिमोलिशन करना अच्छी बात है, और उसके बाद में फिर आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर सकते हैं, वो भी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ चेक करने के बाद ही। तो ये डिमोलिशन जब करना है तो वहां पे आपको क्लियर कट प्लानिंग करना पड़ेगा, उसका परमिट चेक करना पड़ेगा, और ये जो सीक्वेंस रहता है ये डिमोलिशन एक्टिविटीज, अलग अलग एक्टिविटीज में, वो भी आपको प्रॉपर देखना है। फिर उसके प्रिकॉशनरी मेजर्स आपको चेक करना है और ये एक्टिविटीज आपको कंडक्ट करना है। डिमोलिशन करने के बाद भी अगर वहां पे जो मटेरियल रहता है, वहां पर अगर हजार्डस मटेरियल रहेगा तो वो हजार्डस मटेरियल कैटेगरी में जाएगा। नॉर्मल मटेरियल रहेगा तो कहीं पे वो रिसाइकलिंग में भी यूज हो सकता है, रीयूज भी हो सकता है, वो डिपेंड्स है मटेरियल उसमें क्या है। और कुछ जगह डिमोलिशन के अलावा कुछ अल्टरेशन हो सकते हैं या फिर कुछ एडिशन मॉडिफिकेशन हो सकते हैं बिल्डिंग स्ट्रक्चर में, तो वो भी अगर आपको करना है तो वहां पर भी प्रिकॉशनरी मेजर्स आपको लेना है। ये सब बातें हम 6th चैप्टर में सीखने वाले हैं। थैंक यू।